नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सागर सलीम सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, लाश का संदेश पार्ट 2। पनडुब्बी का द्वार खोल दिया गया और वह लोग बर्फानी लिबास पहनकर बाहर आ गए। हम स्टेशन के बिल्कुल निकट हैं, तो चलिए। स्टेशन केवल 100 गज दूर था। सबसे पहले कमांडर प्रताप, सागर, सलीम और डॉक्टर खन्ना स्टेशन के केबिन में प्रविष्ट हुए। हेलो डॉक्टर रीना। हेलो सर। आई एम सॉरी, आप लोगों को काफ़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी। अब आपका पाँव कैसा है? कुछ ठीक है। डॉक्टर जेम्स ने प्लास्टर चढ़ा दिया है। वह बेचारे 8 घंटे से सबकी मरहम पट्टी कर रहे थे। अभी कुछ देर पहले हमने ज़बरदस्ती उन्हें सुलाया है। तभी सोने वालों में से 2 व्यक्ति उठकर बैठ गए। उनमें से एक डॉक्टर जेम्स था। हेलो डॉक्टर सागर, आप आ गए? यस डॉक्टर जेम्स, अब सारी चिंताएं त्याग दीजिए। पनडुब्बी यहाँ से 100 गज की दूरी पर है और ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ पहुँच जाएगी। कमांडर से परिचय वगैरह होने के बाद तो अब मरीजों को पनडुब्बी पर ले चलने का प्रबंध करना चाहिए। कैप्टन सलीम, तुम जाओ और कुछ कंबल, स्ट्रेचर, हीटर और दूसरा सामान ले आओ। ओके सर। कैप्टन सलीम चला गया तो कमांडर ने इंजीनियर सतीश वर्मा से पूछा, किश्ती से यहाँ तक बिजली का तार लाने में कितनी देर लगेगी? मैं यहाँ रोशनी और इलेक्ट्रिक हीटर चाहता हूँ। अगर किश्ती यहाँ से 100 गज दूर है तो मैं 15 मिनट में यहाँ तक फ़ोन भी ला सकता हूँ। 20 मिनट बाद बिजली का तार, हीटर और टेलीफोन स्टेशन पर पहुँच गया और कैबिन में इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रकाश फैल गया। सबसे पहले डॉक्टर रीना को पहुँचाया जाए। जब डॉक्टर रीना को स्ट्रेचर पर लिटाया जाने लगा, इस लैंप की अब यहाँ ज़रूरत नहीं है, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? बस यूँ ही बाहर तक, मैं अभी वापस आता हूँ। सागर जले हुए केबिनों की पंक्ति के पहले केबिन में पहुँचा। आग यहाँ से शुरू हुई होगी। कुछ क्षण वहाँ रुककर वह उस केबिन में पहुँचा जिसमें जली हुई लाशें पड़ी थी। नीचे बैठकर वह लाशों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने लगा। अचानक दरवाजे की ओर से कमांडर प्रताप का स्वर सुनाई दिया, तो आप यहाँ हैं? आइए कमांडर, देखिए इन जली हुई लाशों को। वह मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं आपको देखना चाहता हूँ। आप झूठे और फरेबी इंसान हैं। मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ कमांडर प्रताप, मैं आपके क्रोध का कारण भी समझ रहा हूँ। फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती आपने मेरे साथ की है। आपने मुझसे झूठ बोला कि यहाँ कोई बड़ा राडार है जो उपग्रह पर नज़र रखता है, लेकिन मुझे कोई राडार नज़र नहीं आया। अब आप मेरी नज़र में संदिग्ध हो चुके हैं। आप मामूली डॉक्टर नहीं हैं, बल्कि कोई रहस्यमय व्यक्ति हैं। किसी खास कारण से ही आप हमारे साथ आए हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी आपसे बड़ी है। मुझे यहाँ से सब लोगों को सुरक्षित वापस ले जाना है, अतः मैं आपको संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर रहा हूँ। अब आप किश्ती पर एक केबिन में कैद रहेंगे। मुझे गिरफ्तार करके आप बहुत बड़ी गलती करेंगे कमांडर। कमांडर ने उसकी बात की उपेक्षा करते हुए कैप्टन सलीम से कहा, कैप्टन, तुम बाहर से 2 जवानों को बुलाओ और डॉक्टर सागर को गिरफ्तार कर लो। यस सर। अचानक सागर ने अपने लिबास में छुपा हुआ पिस्तौल निकाल लिया, लेकिन मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार नहीं हूँ। डॉक्टर सागर, आप मुझ पर गोली चलाएंगे? अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर चलाऊंगा। आपको अभी मामले की गंभीरता का एहसास नहीं है। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने जीवन का खतरा मोल लिया है, अतः मैं अपना मिशन अधूरा नहीं छोड़ सकता। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर कोई फैसला कीजिए। ऑल राइट, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? आप दोनों निकट आइए और इन लाशों को ध्यानपूर्वक देखिए। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि मामला कितना गंभीर है। कमांडर और कैप्टन झुककर लाशों को देखने लगे। यह लाश देखिए, जिसकी उंगली में सोने की अंगूठी है। यह कमांडर रवि की लाश है। जरा इसकी गर्दन को ध्यान से देखिए। गर्दन में एक सुराख है। जी हाँ, और यह सुराख गोली का है। कमांडर रवि जलकर नहीं मरा, बल्कि उसकी हत्या की गई है। हत्या? हत्या? जी हाँ, हत्या। और यही नहीं, इनमें से कई आदमी कत्ल किए गए हैं। यह आग भी इस हत्याकांड को छुपाने के लिए लगाई गई थी। आप उस तीसरी लाश को देखिए, उसकी खोपड़ी में भी गोली का स्पष्ट निशान है। तब तो यह सचमुच गंभीर मामला है। हाँ, बहुत गंभीर। थैंक्स कमांडर कि आपने मामले की गंभीरता को समझ लिया। अब मैं यह पिस्तौल रख रहा हूँ। आप सचमुच साधारण इंसान नहीं हैं डॉक्टर सागर। इंसान? मेरी इंसानियत उस समय देखना जब मुझे पता चल जाएगा कि हत्यारा कौन है और मेरी पिस्तौल की गोली उसके सिर में होगी। यह गलत है। आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते।
मेरा अपना कानून मैं खुद हूँ और इसका मुझे अधिकार है। क्या मतलब? मतलब यह है कि आपने बड़े बड़े पुलिस अफसर और जासूस देखे होंगे, लेकिन मेरे अधिकार उन सबसे अधिक हैं। मुझे अपराधी को किसी जगह भी कत्ल करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। आखिर आप कौन हैं डॉक्टर सागर? मैं अपने देश का सिपाही हूँ। आप मुझे जासूस भी कह सकते हैं, लेकिन मैं साधारण जासूस नहीं, बल्कि स्पेशल जासूस या एजेंट हूँ। मुझ पर केवल प्रधानमंत्री का आदेश चलता है। मुझे यही शक था कि आप कोई खतरनाक आदमी हैं। खैर, अब तो यह बता दीजिए कि असली मामला क्या है। असली मामला यह है कि यहाँ एक ऐसी मशीन थी जो उपग्रहों पर नहीं बल्कि शत्रु की मिसाइलों पर नजर रखती थी। उस मशीन के बारे में केवल कमांडर रवि और उसके 4 साथियों को पता था और वही उसे ऑपरेट करते थे। कुछ दिन पहले रवि ने हेडक्वार्टर को संदेश भेजा था कि उसके स्टाफ में कोई शत्रु का आदमी है जो उस मशीन को नष्ट करना चाहता है। हेडक्वार्टर अभी इस मामले पर विचार कर ही रहा था कि शत्रु के आदमी ने यहाँ अपना काम पूरा कर दिया। उसने मशीन भी नष्ट कर दी और कमांडर रवि तथा उसके विश्वसनीय साथियों को भी मार डाला। इसका अर्थ तो यह हुआ कि वह शत्रु यहाँ बचे हुए लोगों में से एक है। हाँ, वह यहाँ बचे हुए 8 व्यक्तियों में से एक है और मुझे उसे ही तलाश करना है। मुझे खुशी इस बात की है कि कमांडर ने मेरी बात पर विश्वास कर लिया है। हाँ मिस्टर सागर, अब मुझे आपकी बात पर विश्वास हो गया है। तुम फिर धोखा खा गए कमांडर। मैंने असली बात अब भी तुम्हें नहीं बताई है। मामला तो कुछ और ही है। मेरा विचार है अब हम यहाँ से चलें। हाँ चलो, देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। वह तीनों वापस सामने वाले केबिन में आए। 2 मरीजों को छोड़कर शेष सब पनडुब्बी पर जा चुके थे। डॉक्टर खन्ना और डॉक्टर जेम्स दोनों मरीजों के निकट खड़े थे। इन 2 मरीजों को भी भिजवाइए। यह नहीं जा सकते, इनको हिलाना डुलाना खतरनाक है। तो क्या इन दोनों के कारण हमें यहाँ और ठहरना पड़ेगा? जी हाँ, हिलने डुलने से इनके घाव खुल जाएंगे। अगर इन दोनों डॉक्टरों की यही राय है तो मजबूरी है, एक दिन और इनको यहीं रहने दीजिए। ओके, 2 आदमी इनके साथ यहाँ रहेंगे, डॉक्टर जेम्स और डॉक्टर खन्ना। आप लोग काफ़ी थक चुके हैं, इसलिए किश्ती पर चलकर आराम कीजिए। जाने से पहले डॉक्टर जेम्स ने दोनों मरीजों को इंजेक्शन लगाया। डॉक्टर खन्ना, आप जरा अमित और गोपाल को भेज दीजिए, वह दोनों यहाँ मरीजों के पास रहेंगे। ओके। दोनों डॉक्टर चले गए। केबिन में केवल दोनों मरीज रह गए तो सागर ने केबिन की तलाशी लेनी आरंभ की। आप क्या ढूंढ रहे हैं? पिस्तौल। पिस्तौल? आप क्या समझते हैं हत्यारे ने पिस्तौल यहाँ छुपा रखी होगी? वह उसने कहीं बाहर फेंक दी होगी जो अब मनोबर्फ के नीचे दब चुकी होगी। नहीं, हत्यारा अपना हथियार फेंक नहीं सकता। उसने उसे अगली ज़रूरत के लिए ज़रूर कहीं छुपा रखा होगा। लेकिन यहाँ वह पिस्तौल कहाँ छुपा सकता है? इतना तो वह जानता ही होगा कि ऐसे ही छोड़ देने से पिस्तौल की नाल में बर्फ जम सकती है और वह इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगी। उसने पिस्तौल यहाँ नहीं छुपाई होगी, लेकिन उसने कहीं तो पिस्तौल छुपाई होगी। मगर कहाँ? कमांडर प्रताप अचानक केबिन से बाहर निकल आया। पिस्तौल एक ही जगह हो सकती है और वह सीधा ट्रैक्टर के पास पहुंचा और ट्रैक्टर पर पड़ी बर्फ हटाने लगा। कुछ देर बाद कमांडर वापस केबिन में आया तो उसके हाथ में एक पैकेट था। यह लीजिए डॉक्टर सागर, पिस्तौल मिल गई। मिल गई? सागर ने पैकेट देखा। पिस्तौल है, कारतूस है और खंजर है। यह आपको कहाँ से मिले? ट्रैक्टर की पेट्रोल टंकी से। मैंने सोचा ऐसी सर्दी में 2 चीज़ें नहीं जमती, एक तो अल्कोहल और दूसरा पेट्रोल। अल्कोहल की बोतल में तो पिस्तौल छुपाई नहीं जा सकती, इसलिए मैंने ट्रैक्टर में तलाश किया और यह पैकेट पेट्रोल टैंक से मिल गया। आपने तो कमाल कर दिया कमांडर। मैं जासूस होकर भी वह बात ना सोच सका जो आपने सोच ली। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। अब आप क्या करने का इरादा रखते हैं? फिलहाल तो कुछ भी नहीं। मेरा विचार है आप दोनों भी किश्ती पर चले जाएं और वहां से 2 आदमियों को भेज दीजिए। तब तक मैं यहीं रुकता हूँ। ओके, हम चलते हैं। आओ कैप्टन। उन दोनों के जाने के बाद सागर एक बार फिर लाशों वाले केबिन में पहुंचा और वहां की तलाशी लेने में जुट गया। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी कुछ न मिला तो वह खड़ा होकर सोचने लगा, इन लाशों को हटाकर देखना चाहिए, शायद कुछ मिल जाए। उसने लाशें हटाई, फिर नीचे बैठकर उस स्थान का निरीक्षण करने लगा। ओह, यह तख्ता जरा सा उभरा हुआ है। उसने तख्ते का कोना पकड़कर उठाया। माय गॉड, यहाँ तो बहुत सा सामान भरा हुआ है। उसने तख्ता निकालकर एक तरफ रख दिया और गड्ढे से सामान निकालकर देखने लगा। सामान हटाने पर एक छोटा सा गैस सिलेंडर भी नजर आया।
गैस सिलेंडर? ओह, यह गैस तो उन गुब्बारों में भरी जाती है जो मौसम का हाल जानने के लिए छोड़े जाते हैं। तभी उसकी नज़र एक बॉक्स पर पड़ी। यह बॉक्स कैसा है? उसने बॉक्स खोला। यह तो ट्रांसमीटर लगता है, मगर यह डायल किस लिए है? बॉक्स हाथ में लिए वह कुछ सोचता रहा। यह हत्यारे का सामान है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि कब तक यहाँ रहना पड़ेगा, इसलिए उसने अपनी आवश्यकता का सामान छुपा कर रखा हुआ है। सामान छुपाने की जगह भी उसने बहुत अच्छी चुनी है। किसी को भी लाशें हटाकर देखने का विचार नहीं आ सकता था। अब यह निश्चित है कि हत्यारा उन्हीं 6 आदमियों में से एक है जो किश्ती पर गए हैं। 2 व्यक्ति जो बीमार हैं, वह हत्यारे नहीं हो सकते। आधे घंटे बाद सागर उस केबिन से निकलकर मरीजों वाले केबिन में आया। गड्ढे को वह फिर से बंद करके उस पर लाशें रखाया था। आ गए आप लोग? जी हाँ, अब आप किश्ती पर चले जाइए, हम दोनों यहाँ रुकेंगे। पनडुब्बी में एक छोटा सा अस्पताल भी था। वापस आकर सागर सीधा अस्पताल में पहुंचा। हेलो डॉक्टर खन्ना, क्या हाल है आपके मरीजों का? फिलहाल तो सब सो रहे हैं। सागर डॉक्टर खन्ना को एक कोने में ले जाकर बोला, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ डॉक्टर खन्ना, क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ? अगर मामला अपनी पनडुब्बी को डुबोने का नहीं है तो भरोसा कर सकते हैं। सागर दबे शब्दों में डॉक्टर खन्ना से कुछ बात करने लगा। बात समाप्त होने के बाद, मैं समझ गया, थैंक्स डॉक्टर। अच्छा, इन लोगों के वह कपड़े कहाँ हैं जो इन्होंने किश्ती पर आकर उतारे हैं? कपड़े लॉन्ड्री रूम में थे। वहाँ पहुंचकर सागर कपड़ों की तलाशी लेने लगा। इन कपड़ों में कुछ नहीं है। जब वह लॉन्ड्री रूम से निकला तो काफ़ी थका हुआ था। अगर मैं कुछ देर सोया नहीं तो काम करने योग्य नहीं रहूँगा, अतः 3-4 घंटे सोता हूँ। 6 घंटे सोने के बाद सागर उठकर डाइनिंग हॉल में आया। हेलो कैप्टन। हेलो, बाहर जा रहे हो? हाँ, कमांडर ने फैसला किया है कि इंजीनियर आप्टे की लाश यहीं दफन कर दी जाए। इसके साथ ही स्टेशन कोल्डा के मृत सदस्यों को भी दफन कर दिया जाए। कमांडर ने ठीक फैसला किया है। कहाँ है वह? वह कुछ लोगों को लेकर बाहर कब्र खुदवाने गए हैं। तभी कमांडर प्रताप भीतर प्रविष्ट हुआ और निकट आकर बोला, डॉक्टर सागर, स्टेशन कोल्डा के मरीजों ने मेरा नाक में दम किया हुआ है। क्या कहते हैं वह? वह कहते हैं कि मरने वाले उनके दोस्त थे। वह उनके अंतिम संस्कार में ज़रूर शामिल होंगे। वह सब बीमार हैं और बाहर बहुत ठंड है। कमांडर, वह लोग कई दिनों से इस तूफान और ठंडे मौसम में मौत से लड़ते रहे हैं और अब तक जीवित हैं। कुछ देर और तूफान में रहने से वह मर नहीं जाएंगे, अतः उनकी बात मान लो, उन्हें साथ ले चलिए। पनडुब्बी से कुछ ही दूरी पर लाशों के लिए सामूहिक कब्र खोदी गई थी। कब्र के निकट सब लोग उदास खड़े थे। लाशें कब्र में उतारी जा रही थी। कब्र बंद करने के बाद पनडुब्बी के स्टाफ ने फौजी अंदाज में मृतकों को सलामी दी। रस्म समाप्त हो गई तो कमांडर अपने स्टाफ को लेकर पनडुब्बी पर चले गए। सागर, डॉक्टर खन्ना और डॉक्टर जेम्स स्टेशन पर रुके हुए मरीजों को देखने आ गए। इनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, अभी इनको यहीं रहना होगा। डॉक्टर जेम्स ने दोनों मरीजों को इंजेक्शन लगाने के बाद कहा, चलिए वापस चलते हैं। आप दोनों चलिए, मैं अभी आता हूँ। दोनों डॉक्टर चले गए। सागर वहाँ मौजूद पहरेदारों से बातें करता रहा। आप लोग यहाँ बोर तो नहीं होते? जी नहीं, हम दोनों ताश खेलकर समय बिताते हैं। कुछ देर बाद सागर भी वापस चल दिया। वह पनडुब्बी पर चढ़ ही रहा था कि कोई ऊपर से गिरा। सागर चौंका। उसी क्षण एक और व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति पर आकर गिरा। ओ माय गॉड! वह लपक कर गिरने वालों के निकट पहुंचा। ओह, यह तो डॉक्टर खन्ना और डॉक्टर जेम्स हैं। दोनों निश्चेष्ट थे। इतनी ऊंचाई से गिरे हैं, मर तो नहीं गए? तभी पनडुब्बी के दरवाजे से किसी ने झांकते हुए पूछा, क्या हुआ, कोई गिर गया है क्या? ऊपर वाला व्यक्ति तुरंत भीतर सूचना देने चला गया। स्टेशन कोल्डा में लाशों के नीचे पाया गया सामान किसका था? दोनों व्यक्ति ऊपर से नीचे कैसे गिरे? 8 व्यक्तियों में से गद्दार कौन था और उसका मुख्य मकसद क्या था? ट्रैक्टर में पिस्तौल, कारतूस और खंजर किसने छुपाए थे? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो लाशों का समंदर में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।